तो आज हम सेमेस्टर 4 की पॉलिटिकल साइंस का मेजर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। मेजर 3 के अंदर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस करेंगे। हमारी इस इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। तो हमारे पास टोटल 16 वीडियोज़ होंगी जिसके थ्रू हम पूरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 का भी आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि 1.1 है, इसके अंदर आता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल थॉट है, जो राजनीतिक विचार होते हैं, वो किस तरह से उभर कर आए। हम हिस्ट्री से लेके अब प्रेजेंट तक देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल थॉट हुए और किस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर। सबसे पहले पॉलिटिकल थॉट होता है एक विचार, एक राजनीतिक विचार होना। जैसे कि सोशलिज्म एक पॉलिटिकल थॉट है, डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल थॉट है, उसके बाद स्टेट एक पॉलिटिकल थॉट है, उसके बाद लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल थॉट है, मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल थॉट है, कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल थॉट है। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स हैं। जैसे फेमिनिज्म है, जैसे गांधीज्म है, फासिज्म है, नार्किज्म है, ये सब अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो पॉलिटिकल थॉट था वो क्या था और अभी क्या है, बीच में क्या था। तो हम बिल्कुल शुरू से लेके जब इंडिया में पॉलिटिकल थॉट की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तब से लेके अब तक देखेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिकल थॉट जो है वो इमर्ज होके आई। तो हम इसको स्टेजेस के अंदर कवर करने वाले हैं। हम अलग अलग स्टेजेस के अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहले हम स्टेज 1 करेंगे, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, इसी तरह से सो ऑन। तो सबसे पहले अब हम स्टेज 1 को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले सबसे शुरू में इंडिया का पॉलिटिकल थॉट क्या था। जब मैं स्टेज 1 की बात करता हूं और सबसे पहले की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, सबसे पुराना इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो कहीं 800 बीसी से लेके 1200 बीसी के बीच शुरू होता है या उभर कर आता है। तो बीसी ये होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। अगर मैं कह रहा हूं 800 बीसी, इसका मतलब है मैं 2800 साल पहले की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1200 बीसी की बात कर रहा हूं, मतलब कि आप 3200 साल पहले, 3200 साल पहले चले जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है और हमें इस चीज़ को ज़्यादा रटने की, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेफरेंस के लिए है, क्योंकि हमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरह से हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप हो गई। तो जब मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थॉट थी ये डीपली रूटेड थी किसके साथ, वेदास के साथ, उपनिषद के साथ, एपिक्स के साथ, महाभारत के साथ, रामायण के साथ। क्योंकि उस वक्त जो है ना, हमारे जो हिंदुइज्म के रिलीजियस टेक्स्ट थे या फिर हमारे जो सनातन धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट थे, जैसे कि वेदास थे। हमारे पास 4 वेदास आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद हमारे पास जो उपनिषद थे, जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी, जो सेंट्स के द्वारा टीचिंग्स दी जाती थी अपने स्टूडेंट्स को और वो आगे अपने स्टूडेंट्स को देते थे। तो जो इस तरह की टीचिंग्स थी वो उपनिषद के अंदर आती हैं। एपिक्स आगे, एपिक्स के अंदर पोइम्स आती हैं। उसके बाद महाभारत जो कि हिंदुइज्म के अंदर एक रिलीजियस स्टोरी है। तो उसके अंदर उस वक्त महाभारत आता था, रामायण आता था, जो कि हमारे हिंदुइज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामायण का कंसेप्ट या फिर रामायण की जो स्टोरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट थे, वेदास थे, उपनिषद थे, एपिक्स थे, महाभारत था, रामायण था। और इन चीज़ों के तहत, इन टेक्स्ट के तहत समाज को गवर्न किया जाता था। तो इस टाइम पे इस पॉलिटिकल थॉट का दौर था। जो वेदास के अंदर लिखा गया था उस चीज़ को माना जाता था। जैसे कि उस वक्त जो है कंसेप्ट ऑफ धर्मा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। धर्मा का क्या मतलब होता है, आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक राइचियसनेस है। धर्मा होता है आपका एक कर्तव्य कि आपको क्या करना है और अच्छे तरीके से करना है, वो धर्मा होता था। तो धर्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि तेरा ये धर्म है, जैसे कि मेरा ये धर्मा है कि मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना है। उसी तरह से यहाँ पे कर्मा के ऊपर भी फोकस किया जाता था, एक्शन के ऊपर फोकस किया जाता था कि आप क्या कर्म कर रहे हो, जो आप कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा। उसी टाइम पे वर्ना सिस्टम का कंसेप्ट भी था, मतलब कि हमारे यहाँ 4 वर्नास होते थे और 4 वर्नास में सोसाइटी डिवाइडेड थी। जैसे कि हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे और प्रोफेशन के हिसाब से आपको के बीच कंसीडर किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारी अर्ली इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी या फिर एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी। उसके बाद हम स्टेज 2 की बात करेंगे। हम देखेंगे कि स्टेज 2 में किस तरह से हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ। तो जब मैं स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारे यहाँ पॉलिटिकल थॉट आती है धर्मशास्त्र। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र का ट्रेडिशन आता है और साथ ही साथ हमारे यहाँ
अर्थशास्त्र भी आता है। धर्मशास्त्र जो है वो एक तरह की बुक है, जब हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, जो कि मनु ने लिखी है। मनु एक इंसान भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, एक आइडियोलॉजी भी हो सकती है, एक विचार भी हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ इस वक्त अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र साइंस ऑफ पॉलिटी है कि गवर्नेंस किस तरह से की जाएगी, राजा क्या करेगा, स्टेट कैसी होगी, ये सब अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ये किस टाइम की बात है? अप्रॉक्स 200 BCE से लेके 1200 CE तक की बात है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, कुछ टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, कुछ बुक्स देखने को मिलती हैं, जैसे मनुस्मृति है। उसके बाद अर्थशास्त्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है या बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन बुक्स के अंदर किस चीज के प्रिंसिपल्स हैं, इन बुक्स के अंदर क्या दिया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस दिया गया है कि किस तरह से हमें गवर्नेंस को रन करना है, किस तरह से एक देश में सरकार होगी, एक देश में जो है सिस्टम होगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किस तरह के बाद इसके अंदर आता है सोशल ऑर्डर, जिस तरह से उस वक्त सोशल ऑर्डर था। इन टेक्स्ट के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि कौन व्यक्ति कौन सी कास्ट का होगा या कौन व्यक्ति जो है उसका वरना क्या होगा, वो भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हो, किसान हो, तो आपको शूद्र कहा जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको वैश्य कहा जाएगा। अगर आप लिखने पढ़ने का काम करते हो तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। और अगर आप वॉरियर हो, अगर आप रूल करते हो तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। तो इस तरह से वो भी इन टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राजधर्म का कंसेप्ट दिया गया है। राजधर्म होता है कुछ ड्यूटीज हैं जो रूलर को फॉलो करनी है। राजधर्म होता है किंग का धर्म क्या होगा, किंग को क्या फॉलो करना है। यहाँ पे किंग जो है एब्सोल्यूट नहीं है, किंग जो चाहे वो नहीं कर सकता, उसको राजधर्म को फॉलो करना होगा, कुछ ड्यूटीज को फॉलो करना होगा, उसको जो भगवान के द्वारा दी गई ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करना होगा। उसके बाद इसके अंदर आता है जस्टिस, लोगों को इंसाफ देना है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, जिसको हम धर्म कहते हैं। जब मैं मनुस्मृति की बात करता हूं तो मनुस्मृति को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। किसके लिए? कहा जाता है कि इसी के अंदर जाति पाति दी गई है, इसी के अंदर ये लिखा गया है कि अलग अलग जातियां होंगी, जिसकी वजह से हमारा समाज जातियों में बट गया और डिस्क्रिमिनेशन होने लगी। और साथ ही साथ मनुस्मृति के अंदर बहुत सारे ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लॉ दिया गया है कि लॉ क्या होगा। तो ये सब हम देखते हैं धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र ट्रेडिशन स्टेज सेकंड में। उसके बाद हम स्टेज 3 की बात करेंगे। हम देखेंगे कि स्टेज 3 के अंदर पॉलिटिकल थॉट का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो जब मैं स्टेज 3 की बात कर रहा हूं उस वक्त हमारे यहाँ बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी आती है। हमारे यहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज होके आता है और उनकी एक अलग पॉलिटिकल थॉट भी इमर्ज होके आती है। जब मैं बुद्धिस्ट और जैन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूं तो ये इमर्ज होके आते हैं 6th सेंचुरी BCE से लेके 1200 सेंचुरी तक, मतलब आज से 2600 साल पहले से लेके हमारी 12वीं सदी तक। तो जब मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करता हूँ, ये क्यों इमर्ज होके आए? क्योंकि जो हमारा पहले से रिलीजन था, जैसे हिंदुइज्म था, जैसे सनातन धर्म था, उस वक्त क्या होता था हमारे वेदास के अंदर या फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, हमारा जो रिलीजन था उसके अंदर बहुत सारी टफ प्रोसीजर्स थे। जैसे बहुत सारी रिचुअल्स करना पड़ते थे, बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ते थे, कुछ तो सैक्रिफाइस होते थे, लोगों के सैक्रिफाइस, एनिमल्स के सैक्रिफाइस। उसके बाद बहुत सारी सुपरस्टिशंस थी रिलीजन के अंदर। उसके बाद जो सोशल हायरार्की आ गई थी, मतलब कि कुछ लोगों को बड़ा नीचे समझा जा रहा था, शूद्रास को अनटचेबिलिटी आ गई थी। तो वो सब कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म उभर कर आया। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सबको एक बराबर देखा, इक्वालिटी की बात की, उसी के साथ साथ उन्होंने नॉन वायलेंस की बात की, उसके बाद उन्होंने कंपैशन की बात की, लव की बात की, मॉरल गवर्नेंस की बात की कि गवर्नेंस के वक्त एक मॉरलिटी होनी चाहिए। उसके बाद अशोका जैसे रूलर ने भी बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। तो बुद्धिस्ट और जैन पॉलिटिकल थॉट बेसिकली यही थी कि सबको इक्वली देखा जाए, सबके अंदर एक कंपैशन हो, एक लव हो, उसके बाद नॉन वायलेंस हो। जो ऐसे माइंडसेट थे सोसाइटी के बीच, जो ऐसी सुपरस्टिशंस थी कि मरने के बाद क्या होगा, मरने से पहले क्या होता है, जो अदर वर्ल्डली थॉट्स थी, उन सब अदर वर्ल्डली थॉट्स को बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर नकार दिया गया। उसके बाद हम स्टेज 4 की बात करते हैं। हम देखते हैं कि स्टेज 4 के अंदर किस तरह से इंडियन पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ। तो जब मैं स्टेज 4 की बात कर रहा हूं उस वक्त मैं मेडिवल इंडिया की बात कर रहा हूं, मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 12th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच की। तो ये वही समय है जब हमारे देश में इस्लाम रूल होता है, इस्लामिक इन्वेजन होता है और मुस्लिम्स का रूल स्टार्ट हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे मुगल्स वगैरह का रूल स्टार्ट हो जाता है, खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं।
उस वक्त एक विचार उभर के आता है, एक फिलॉसफी उभर के आती है, एक पॉलिटिकल थॉट उभर के आती है, उसका नाम था सूफीज्म। जैसे कि कबीर दास और गुरु नानक जो थे वो सूफीज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, सूफी सेंट थे। तो उन्होंने सपोर्ट किया सोशल हार्मनी का। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर सोशल हार्मनी होनी चाहिए, सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सभी कास्ट्स जो हैं, सभी रिलीजन जो हैं, उनको मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल इक्वालिटी सभी को मिलनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि जो शूद्रास हैं उनके पास हक नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो सकें, वो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ सकें, वो जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकें। उसके बाद इसके अंदर आता है चैलेंजिंग कास्ट बेस्ड हायरार्कीज। जो हमारे समाज के अंदर कास्ट सिस्टम था उसको भी इस टाइम पे चैलेंज किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी टाइम पे मेडिवल टाइम पे, मतलब कि 12th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में भक्ति और सूफी मूवमेंट्स उभर के आती हैं। जैसे कि मैंने सूफीज्म का जिक्र किया, वो एक सूफी मूवमेंट से उभर के आया था। ये जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थी, इनके अंदर क्या था, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी? तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि एक डिवोशन होनी चाहिए, मतलब कि हमें अपने आप को डिवोट कर देना है गॉड को, अपने आप को समर्पित कर देना है गॉड के लिए। तो एक तरह की डिवोशन का कंसेप्ट उस वक्त आया। उन्होंने कहा कि आपको किसी रिलीजियस टेक्स्ट की या किसी मजहब की जरूरत नहीं है अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म तक जाना है, आपको गॉड तक अगर जाना है। हर कोई गॉड तक पहुंच सकता है, सिर्फ आपको अपने आप को डिवोट कर देना है। उसके बाद इसके अंदर आता है लव। हर किसी के अंदर एक मोहब्बत होनी चाहिए। उसके बाद इंक्लूसिविटी की बात आई, मतलब कि सोशल हायरार्कीज को चैलेंज करते हुए कहा कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए सब। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रमोटेड यूनिटी एंड टॉलरेंस अमंग रिलीजन। कहा जाने लगा कि धर्म जो है अलग अलग है, लेकिन सभी धर्मों का जो आधार है वो एक ही है, सभी धर्मों के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो एक ही हैं। तो ये कहा जाने लगा कि सभी मजहब के लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये हम स्टेज 4 में डेवलपमेंट देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। उसके बाद हम स्टेज 5 की बात करते हैं। हम देखते हैं स्टेज 5 के अंदर किस तरह से इंडियन पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ। तो जब मैं स्टेज 5 की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 1857 से लेकर 1947 तक की। मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ना स्टार्ट हो गई थी। मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद हो गए हमारे देश के लिए। ये वही दौर है जब हमारे देश में क्रांति चल रही थी, क्रांति की आग पैदा हो रही थी। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इमर्ज होके आया उन लोगों के लिए जो हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को रखते थे। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में इमर्ज होके आई, बनकर सामने आई। उस वक्त जो है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो सामने आए और उन्होंने आज़ादी की जंग को लड़ा। तो उस वक्त उनकी क्या पॉलिटिकल थॉट थी? तो जाहिर सी बात है कि उनकी पॉलिटिकल थॉट एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल थॉट थी, मतलब कि उनको आज़ादी चाहिए थी, साथ ही साथ उनको फ्रीडम चाहिए थी। यहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो है वो हमारा शोषण कर रहे थे, तो हमें फ्रीडम चाहिए थी, हमें इक्वालिटी चाहिए थी, हमें बराबर नहीं समझा जा रहा था, हमें जो है फ्रेटर्निटी चाहिए थी। तो ये सब विचार थे जो उस वक्त उभर के आए। तो उस वक्त हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज उभर के आई, जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उसके बाद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। तो इन सब लोगों ने जो है आज़ादी की जंग को लड़ा और हमें उन जंजीरों से आज़ाद करवाया जिन जंजीरों के अंदर अंग्रेजों ने हमको जकड़ के रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त जो है वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उभर के आई। उसी वक्त हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हुए और एक गांधीज्म विचार उस वक्त उभर के आया। महात्मा गांधी की एक फिलॉसफी सामने आई जिसको हम गांधीज्म कहते हैं। तो उसके अंदर वो किस चीज़ की बात करते हैं? वो अहिंसा की बात करते हैं, वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि किसी के साथ हमें वायलेंस नहीं करनी है। उसके बाद वो सत्याग्रह की बात करते हैं, वो कहते हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पे हर कोई खुशी से रहे, हर किसी के पास खाने को हो। तो एक ऐसा समाज जहां पे स्टेट हो ही नहीं, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेज 5 के अंदर एक पॉलिटिकल थॉट डेवलप होके आती है। उसके बाद हम स्टेज 6 की बात करते हैं और हम आखिरी स्टेज की बात करते हैं। ये वही टाइम है जब हम आज़ादी से लेके अब तक की बात कर रहे हैं। वो टाइम जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस तरह की पॉलिटिकल थॉट डेवलप होके आई, वो सब हम इस स्टेज के अंदर बात करेंगे। और ये स्टेज हमारी फाइनल स्टेज भी रहने वाली है। तो जब मैं स्टेज 6 की बात कर रहा हूँ उसके अंदर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं 1947 से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ।
तो ये वही दौर है जब हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स उभर के आते हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा जाता है कि सबको जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो इस तरह की पॉलिटिकल थॉट्स उस वक्त डेवलप होकर आती हैं। उस वक्त डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उभर के आता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार होना चाहिए, लोगों को हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह की थॉट्स, इस तरह की डेमोक्रेटिक थॉट्स उभर के आती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात आती है कि सभी धर्मों को जो है इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। स्टेट किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगी और स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं फेडरलिज्म की बात आती है कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही पावर्स नहीं रखेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं होगी बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी और इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर होगी। उसके बाद इसके अंदर सोशल जस्टिस आता है, मतलब कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को जो समाज के अंदर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। तो समाज में सबको इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जस्टिस का कंसेप्ट आता है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। इक्वालिटी की बात आती है, सभी को बराबरी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे की बात आती है कि सभी के बीच एक भाईचारा होना चाहिए। उसी के साथ साथ जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट और मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी उभर के आते हैं। हम देखते हैं कि सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट भी उभर के आती है। वैसे तो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट बहुत बड़ी है। सोशलिज्म को समझने के लिए हमें कई घंटे लगेंगे, मार्क्सिज्म को समझने के लिए हमें कई दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर ब्रीफ में बताऊं तो इस वक्त बात की जाती है इक्वालिटी की, खास करके सोशल इक्वालिटी की। समाज के अंदर हम सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है। कहा जाता है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, पैसे सिर्फ 2-4 लोगों के पास ही ना हो, सभी के पास पैसे हों, सभी के पास एक इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। सिर्फ अंबानी अडानी के पास ही पैसा ना हो इस देश में, बल्कि गरीबों के पास भी पैसा हो। तो वो कहते हैं कि समाज के अंदर जो है वो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होनी चाहिए, समाज के अंदर वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए। कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। उसके बाद कहा जाता है कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उसकी कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। वो पब्लिक के रिसोर्सेज होने चाहिए, वो किसी प्राइवेट फर्म्स को नहीं देने चाहिए। मतलब कि रेलवे हमारे देश की प्रॉपर्टी है, स्कूल हमारे देश की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब प्रॉपर्टी जो है कॉमन मासिस की होनी चाहिए। अंबानी और अडानी को एयरवेज जो है ठेके पे नहीं देने हैं। तो ये बात यहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्कर्स राइट्स। वो वर्कर्स, वो मजदूर जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, जिनसे 24-24 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा था और उनको वेजेस बहुत कम दिए जा रहे थे, दिहाड़ी बहुत कम दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा काम तो वो करते हैं। तो इस चीज की बात की गई कि वर्कर्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, वर्कर्स को एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है लैंड रिफॉर्म्स। कब हमें आजादी मिली उस वक्त जो हमारी लैंड थी ना, उसका जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। कुछ गिने चुने लोगों के पास सारी जमीन थी, तो कोई तो बहुत बड़े जमींदार थे जिनके पास कई एकर्स लैंड थी, और कुछ लोग ऐसे थे गरीब जिनके पास जमीन थी ही नहीं। तो कहा कि उनसे जमीन वापस ली जाए जिनके पास ज्यादा है, और उनको दी जाए जिनके पास है ही नहीं। तो लैंड्स रिफॉर्म्स लाए जाएं, इसकी भी बात की गई सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक रीजनलिज्म, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभर के आती है। मतलब कि जो नेशनल पॉलिटिक्स होती थी हमारे देश में, अब हमारे देश में रीजनल पॉलिटिक्स हो रही थी। हमारे देश में अब रीजनल बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी स्टेट्स की। हमारे देश में अब स्टेट्स के अंदर जो है अलग अलग सरकारें बन रही थी, स्टेट्स की अलग अलग डिमांड्स उठ के आ रही थी कि किसी को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, किसी को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर किसी की रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कहीं पे कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एक रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स यहाँ पे उभर के आती है। यहाँ पे लोग अब नेशनल लीडर्स को वोट नहीं करते थे, नेशनल पार्टीज को वोट नहीं कर रहे थे, बल्कि अब रीजनल पार्टीज को वोट कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि फेमिनिज्म उभर के आता है। फेमिनिज्म का क्या मतलब है? यहाँ पे जेंडर राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे वुमेन्स के इक्वालिटी की बात हो रही है। कहा गया कि वुमेन्स को हमेशा समाज के अंदर एक इंफीरियर स्टेटस दिया गया, वुमेन्स को हमेशा समाज के अंदर निचला दर्जा दिया गया, वुमेन्स को हमेशा पर्दा के अंदर रखा गया, वुमेन्स को हमेशा
चार दीवारी के अंदर रखा गया। वुमेन्स के पास कोई अधिकार नहीं थे, वुमेन्स को इनकम्प्लीट मेल समझा जाता था, मेल्स जो है अपना डोमिनेंस रखते थे वुमेन्स के ऊपर। तो कहा गया कि वुमेन्स भी जो है उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, वो भी मर्दों के बराबर हैं, उनके अंदर भी जो है वो सब एबिलिटीज हैं जो उनको इक्वल स्टेटस के काबिल बनाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये अलग अलग थॉट्स उभर के आती हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर। इस तरह से हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के सेकंड सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।